हाय, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी 9 हेल्पलाइन और आज हम बात करने वाले हैं कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में किस तरह की सफाई रखनी है। ठीक जैसे आप हफ्ते में एक बार अपने घर की सफाई करते हैं ना, वैसे ही आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को भी साफ सुथरा रखना है। दिखने में नहीं, बल्कि उसमें जो जिस तरह के आपने इन्वेस्टमेंट्स किए ना उसमें। तो क्या सफाई की बात मैं कर रही हूँ, आपको भी लग रहा हो क्या मैं आज झाड़ू लेकर आ गई हूँ क्या? नहीं, झाड़ू लेकर नहीं आई हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब इन्वेस्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे ना, उनसे आपको बाय बाय कर लेना चाहिए। तो इस तरह के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही में जो बेल आइकॉन आपको नजर आता है उसे क्लिक करें, ताकि हम जब भी इस तरह के वीडियोस लेकर आए, हमारे गेस्ट आपसे बात कर रहे हो तो आप भी लाइव जुड़कर अपने सवाल पूछ सके। हमें अच्छा लगेगा अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के इंटरेक्ट करेंगे हमसे, और हमारे गेस्ट आपको देंगे बढ़िया बढ़िया जानकारी। और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं रूंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रूंगटा, और इनसे मैं समझने वाली हूं कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को कैसे एकदम फिट रखना है। थैंक यू सो मच हर्ष, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। वैसे हर्ष भी जो है काफी फिटनेस को इंपॉर्टेंस देते हैं और मैं भी बहुत फिटनेस को इंपॉर्टेंस देती हूँ। जब मुझे लगा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की फिटनेस की बात होनी है तो हर्ष को ही आना चाहिए। हर्ष, ये जो है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का जो एक फिटनेस क्वेश्चन है ना, वो हम शायद चेक नहीं करते हैं। एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया फिर हम भूल जाते हैं, अच्छा चल रहा है, अच्छा देखेंगे, या मतलब वी जस्ट सॉर्ट ऑफ फॉरगेट इट। डोंट यू थिंक ये एक बड़ी गलती हो जाती है? और इसको कैसे साफ रखा जाए, बिना झाड़ू के इन्वेस्टमेंट की सफाई कैसे की जाए? प्रियंका, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है और सही टाइम पे आप ये पूछ रही है। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। अगर हमने ये लास्ट 1 ईयर देखा, जब पैंडेमिक जब शुरू हुआ था, मार्केट जो गिरा था 40% आसपास गिरा था, अब मार्केट रिकवर कर लिया है एंड ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड लेवल थे वो हाईएस्ट लेवल पे आज की तारीख में चल रहे हैं। अगर आपने आज भी अगर अपने पोर्टफोलियो को देखा नहीं और कुछ चेंजेस नहीं की, तो शायद ये मौका आपके हाथ से निकल सकता है। तो हम अगर 2-3 कैटेगरी की इन्वेस्टमेंट की बात करें जो बहुत पॉपुलर है, तो एक था डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट, मतलब आप शेयर्स डायरेक्टली खरीद रहे हैं। हमने डेटा देखा है कि बहुत सारे लोग लॉकडाउन के दौरान उनके पास बहुत टाइम था, तो उन्होंने बात की कि क्योंकि वक्त मिला हम शेयर ट्रेडिंग में लग गए, हम शेयर खरीदने लग गए। तो ये ऑनलाइन अकाउंट्स जो खुले हैं, तो आपने ऐसा हो सकता है कि आज तक लास्ट 1 ईयर में बहुत सारे टिप्स के बेसिस पे शेयर खरीदे हो, कि आपके दोस्तों ने कुछ कह लिया, आपने ट्रेडिंग के रूप में शुरू किया था पैसा जमा करना। आज आपको मौका मिल रहा है क्योंकि मार्केट आपको अभी भी प्रॉफिट में है। अगर आप अभी सफाई करते हैं तो आप लॉस बुक नहीं कर रहे हैं। तो आपको अभी मौका मिल रहा है कि अगर कोई चीज आपने ऐसी ली है जो आप समझते नहीं थे, जो आपने सिर्फ टिप्स के बेसिस पे लिया या फ्रेंडली रिकमेंडेशन के बेसिस पे लिया है, तो आज आप निकलें और वो पोर्टफोलियो को क्लीन अप करें। अगर कोई कारण से मार्केट गिरता है तो ये आपको मौका नहीं मिलेगा, कि आपकी गलतियां सुधारने का मौका आपको नहीं मिलने वाला। तो पहला, स्टॉक एक्सचेंज के जो आपने स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली जो शेयर खरीदे हैं, अगर नहीं समझते हैं या अभी तो जब काम शुरू हो जाएगा तो वापस आपको वो वक्त नहीं मिलेगा जो आपको लॉकडाउन के दौरान मिला था, तो अभी इसकी सफाई कर लें। अगर हम म्यूचुअल फंड के एरिया में आते हैं, म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट्स लोगों ने कर रखे हैं, तो जो स्पेसिफिकली जो डू इट योरसेल्फ वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्होंने स्कीम्स के नाम सुने हैं और वो बस ऐड करते गए अपने पोर्टफोलियो में, तो आपको ये देखना है कि इंडिविजुअली एक एक स्कीम तो अच्छी लग रही होंगी, लेकिन क्या कलेक्टिवली अच्छी लग रही है। मान लीजिए आपके पास बेस्ट स्मॉल कैप है, बेस्ट मिड कैप है, बेस्ट लार्ज कैप है, लेकिन क्या वो सभी को साथ में देखते हुए आपका पोर्टफोलियो एक अच्छा बन रहा है कि नहीं। तो स्पेशली जो DIY इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कि आप पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपने सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देखते हुए स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट किया है, मिड कैप्स में इन्वेस्ट किया है, तो आपके ये जरूरी है कि आप ये पोर्टफोलियो को अभी एक ढंग से देखें और जो नहीं चाहिए उनमें से निकल जाएं। कई लोगों को हमें पता है कि ये दिक्कत आ रही है कि कैपिटल गेन्स अभी भी बहुत ज्यादा लगेगा, प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं क्यों ये चेंजेस करूं। लेकिन आप सिर्फ कैपिटल गेन्स के बचाने के चक्कर में अगर गलत प्रोडक्ट में है या कॉम्बिनेशन गलत बना रखा है, तो आपको ये मौका शायद फिर से ना मिले। ठीक है, तो रिव्यू कीजिए, रीइवैल्यूएट कीजिए, और आप अपने एसेट एलोकेशन को भी देखिए कि आपने सही से किया है कि नहीं, और यहाँ पर आप बदलाव करने का ये एट दिस पॉइंट जो है ये अच्छा मौका
हो सकता है। तो अब हर्ष, कुछ सवाल आपके सामने हम रखते हैं। सबसे पहले मैं नयन परमार का सवाल लेना चाहूंगी। नयन पूछ रहा है कि मैं सरकारी कंपनी में काम करता हूँ, होम लोन और कार लोन जो है वो मैं अदा कर रहा हूँ, और इनके पास एक मकान से किराया भी आ रहा है। मैंने म्यूचुअल फंड में और कुछ शेयरों में निवेश किया है। एनपीएस में निवेश करने के बारे में सोच रहा हूँ, नेशनल पेंशन स्कीम में, लेकिन इनके दोस्त ने कहा है कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो और डेट फंड इसमें ऐड करो। तो क्या इन्हें डेट फंड चुनना चाहिए? मैं समझ रही हूँ म्यूचुअल फंड जब ये कह रहे हो तो शायद ये इक्विटी में ही अभी इन्वेस्टेड हैं और शेयर भी हैं इनके पास कुछ। जी हाँ, सो अगर एक पोर्टफोलियो एलोकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो उनमें आपको डेट फंड भी होना जरूरी है। अगर आप प्रॉपर्टी है आपके पास इक्विटी म्यूचुअल फंड है और डायरेक्ट शेयर्स में कर रहे हैं, तो एक डेट तो ऑब्वियसली आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि आप फिक्स डिपॉजिट के रूप में भले ही हो, आपका पीपीएफ के जरिए हो या कोई रिकरिंग डिपॉजिट का रखिए, तो एक परसेंटेज आपके इन्वेस्टमेंट का डेट में होना जरूरी है। लेकिन एनपीएस और डेट फंड का कंपैरिजन अलग है, दोनों अलग प्रोडक्ट्स हैं ऑल टुगेदर। एनपीएस में भी आप डेट ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन वो इमरजेंसी फंड ये सब के लिए काम नहीं आएगा, क्योंकि उसमें से लिक्विडिटी नहीं होती कि आप इतनी आसानी से निकाल सकते हैं उसके ऊपर। एनपीएस आपका एसेंशियली रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा होता है जो 60 ईयर्स की उम्र तक रखना पड़ता है। तो डेट फंड आपके पोर्टफोलियो में होना है। दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स, आपका पीपीएफ है या पीएफ है, वो भी डेट फंड में गिना जाता है। सिर्फ डेट फंड स्पेसिफिकली क्यों एम्फेसिस किया जाता है, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी होती है। पीपीएफ में इतनी लिक्विडिटी नहीं होती, पीएफ में भी नहीं होती। तो अगर आपका फिक्स डिपॉजिट है जो आप लिक्विडेट कर सकते हैं, तो वो डेट फंड में कैटेगरी आता है। नहीं है अगर आपके पास फिक्स डिपॉजिट, तो यस, पहले आप डेट को वेटेज दीजिए और उसका थोड़ा सा कॉर्पस बनाइए। आपके टोटल पोर्टफोलियो का 20, 30, 40% डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर रिक्वायरमेंट्स इज, लेकिन 30 to 40% तो मिनिमम आपके पास डेट होना चाहिए। और एनपीएस, क्या एनपीएस को इन्हें इग्नोर करना चाहिए या एनपीएस भी डेट कैटेगरी में आएगा क्या? मतलब व्हाट डू यू से, एनपीएस भी करना चाहिए इन्हें अलग से? सो वेल, एनपीएस में आप जो ऑप्शन है, फंड ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं कि आप वो कॉर्पोरेट बॉन्ड वाला या गिल्ट वाला जो ऑप्शन है उनके पास, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लिक्विडिटी उसमें नहीं है। तो अगर आप एक इमरजेंसी फंड या कभी ऐसी एक डेट एलोकेशन करते हैं कि कभी पैसे की जरूरत पड़े, शॉर्ट टर्म में निकालना हो, मान लीजिए 2-3 साल के बाद, तो भी आपको एनपीएस ऑप्शन नहीं देता। सेकेंडली, एनपीएस एज एन इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट, मुझे पर्सनली एनपीएस इतना पसंद नहीं है। मतलब इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग एंड एक्सेट्रा, कि भाई उसके कॉस्ट कम है, फंड मैनेजमेंट कॉस्ट कम है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। लेकिन जो इंसान अगर एक फाइनेंशियली सैवी होता है, जो पैसे खुद मैनेज कर सकते हैं, उनके लिए बेहतर होगा कि आप जो लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट के लिए अगर सोच रहे हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। आप स्टॉक्स में डायरेक्टली अगर जानते हैं तो इन्वेस्ट करें। 60 की उम्र में आप वो कॉर्पस को कैसे यूज करना चाहिए पूरा आपके हाथ में होता है। एनपीएस में उधर रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कि आप 60% निकाल सकते हैं, 40% आपको कंपल्सरी एन्युटी लेना है। तो जो अगर आप फ्रीडम की बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, तो आप खुद पैसे मैनेज करें तो ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि भाई आप ये पैसे ढंग से अपने आप से मैनेज कर सकते हैं, तो आप एनपीएस की तरफ जाएंगे। ओके, कुछ लाइव क्वेश्चंस भी लेते हैं। कुछ लोग जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। शिव जी को मैं देख रही हूँ, आशीष है, अभिषेक है, थैंक यू सो मच, आप लोग लाइव जुड़े हुए हैं। शिव कुमार सिंह का मैं पहला सवाल लेती हूँ क्योंकि उन्होंने सबसे पहले भेजा है। तो ये पूछ रहे हैं कि मैं 35 साल का हूँ और मेरे पोर्टफोलियो में एबीएसएल फ्रंटलाइन इक्विटी फंड आरपी है, फ्लेक्सी कैप फंड है इनके पास, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड है, डायरेक्ट प्लान, पराग पारिक फ्लेक्सी फंड है। तो इनका पोर्टफोलियो जो है आप एक बार रिव्यू करके बता पाएंगे? आप देख पा रहे होंगे फंड्स के नाम नीचे। हाँ, मैंने फंड के नाम तो सुन लिए थे। पहला आपने बताया था बिरला का फ्रंटलाइन इक्विटी, सेकंड एक फ्लेक्सी कैप बताया था। तो फ्लेक्सी कैप कौन सी अच्छा, एबीसीएल का ही, आई मीन एबीएसएल का ही, आदित्य बिरला का फ्लेक्सी कैप। सो आई थिंक फंड सिलेक्शन अच्छा है और फिलहाल कोई चेंजेस करने की मुझे जरूरत नहीं लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई कंपल्सिव रीजन है। सिर्फ ये कि हर स्कीम में इन्होंने छोटी छोटी रकम डाल रखी है। उनके पास 4 स्कीम टोटल, हाँ टोटल में ये 4,000 रुपए निवेश कर रहे हैं। तो 4,000 के लिए एक्चुअली इन्हें 4 स्कीम्स की जरूरत नहीं है। वो थोड़ी स्कीम कम कर सकते हैं। तो सिर्फ एक बदलाव अगर करना चाहें तो आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप को बंद करके पराग पारिक में बढ़ा लें। तो दोनों फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के हैं, तो आप एक स्कीम तो कम से कम कर लेंगे अपने पोर्टफोलियो में, बाकी तीनों में कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सफाई आपने बता दी कि ये कर सकते हैं, अगर आप चाहें थोड़ा सा लीन कर लीजिए अपने पूरे पोर्टफोलियो को। ओके, आशीष जी का सवाल लेती हूँ मैं यहाँ पर।
नमस्ते आशीष, कह रहे हैं कि मैं 42 इयर्स का हूँ. आई हैव इन्वेस्टेड 10,000 SIP इन कोटक फ्लेक्सी कैप फंड इन लास्ट 3 years, बट दिस फंड इज नॉट आउट परफॉर्मिंग इन इट्स बेंचमार्क. शुड आई कंटिन्यू और एग्जिस्ट? इनका जो होराइजन है वो 5 साल का है. कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, क्या सफाई करनी चाहिए कोटक फ्लेक्सी कैप लेने? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि बेंचमार्क से ज्यादा अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है. जो इन्होंने कहा कि बेंचमार्क को आउट परफॉर्म नहीं कर रहा, मुझे नहीं लगता. जहां तक मेरी समझ है कि ये फंड इज अ गुड परफॉर्मिंग फंड और बेंचमार्क को 100% बीट कर रहा होगा. पीयर कैटेगरी में हो सकता है कि परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच नहीं होगा, बट इट्स अ गुड फंड और आप इसमें डेफिनेटली बने रह सकते हैं. इसमें अभी फिलहाल कुछ करने की जरूरत नहीं है. एक ऑब्जर्वेशन है कि इन्होंने कहा कि 5 साल बाद इन्हें ये पैसों की जरूरत है. सो अगले 3 साल तक ये कंटिन्यू करें इसी इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में, और 2 साल पहले वो थोड़ा थोड़ा है ना, वो इक्विटी से निकल के डेट की तरफ अपना प्रॉफिट बुक करके जाने लग जाए, ताकि 5 साल बाद जब जरूरत पड़े तो मार्केट की वोलेटिलिटी से इनका फंड वैल्यू पर असर नहीं है. ओके. हाय अभिषेक जी बिल्कुल हमारे रेगुलर व्यूअर है, तो मैं उनके क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकती हूँ. ये बता रहे कि ये SBI ब्लू चिप फंड और UTI निफ्टी इंडेक्स फंड और एक्सिस FOC 25 में करते हैं. शुड आई स्टॉप माय इन्वेस्टमेंट इन FOC फंड एंड इन्वेस्ट दैट इन द इंडेक्स फंड? UTI निफ्टी इंडेक्स फंड है इनके पास. कौन सा स्कीम बंद करने की बात की इन्होंने? SBI ब्लू चिप, एक्सिस फोकस 25. नो, आई थिंक तीनों स्कीम्स अच्छी हैं, और दो लार्ज कैप जरूर हैं कि SBI ब्लू चिप इज एन एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप एंड UTI निफ्टी इंडेक्स फंड इज अ पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड, आई मीन लार्ज कैप फंड. और एक्सिस फोकस फंड इज अ मल्टी कैप अप्रोच, इट्स अ फ्लेक्सी कैप अप्रोच रादर. तो ये तीनों में बने रह सकते हैं. आई डोंट थिंक कोई भी चेंजेस करने की फिलहाल जरूरत है. अमाउंट हमें पता नहीं है ईच इंडिविजुअल स्कीम में कितनी अमाउंट है, तो मैं कंसोलिडेट या कुछ चेंजेस करने की नहीं बता पा रहा हूँ, बट तीनों स्कीम अच्छी है. तीनों स्कीम अच्छी हैं अभिषेक, तो बने रहिए. ये सवाल जो है करुमा नसरी नारायणन सुब्रमण्यम जी का है. आई एम सीनियर सिटीजन, निफ्टी इक्वल वेट फंड और निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड इज बेटर फॉर 5-year पीरियड इफ आई डू अ SIP of 5,000 and then do SWP after 5 years to beat inflation. ओके, सो बिटवीन निफ्टी इक्वल वेट एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 अगर एक ही चूज करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा निफ्टी इक्वल वेट वाला करें, ताकि तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होंगे, जो कंपनीज, जैसे जो 50 कंपनी में आप करेंगे वो निफ्टी की कंपनीज होंगी, सिर्फ जो एलोकेशन होगा वो हर कंपनी में 2-2% हो जाएगा. सो बिटवीन द टू ऑप्शन मुझे निफ्टी कंपनी ज्यादा बेटर होगी रादर देन नेक्स्ट 50. ओके. अंकित यादव पूछ रहे हैं, आई वांट टू इन्वेस्ट 25,000 लंप सम, सजेस्ट फंड्स फॉर 5 to 7 years एंड इनकी उम्र है 25 years, काफी यंग है और 25,000 लंप सम डालना चाहते हैं. ओके, आई एम श्योर इनकी कोई रिक्वायरमेंट 30-35 साल की उम्र के बीच में कुछ फंडिंग की जरूरत होगी, ताकि उसी लिए वो 25,000 रुपए 5 या 7 साल के लिए करना चाह रहे हैं. एट दिस जंक्शन मैं इन्हें सजेस्ट करूंगा कि ये एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में करें, जिसमें डेट और इक्विटी एलोकेशन रहेगा. इक्विटी विल बी 65% एंड डेट विल बी 35%, रफली अबाउट 30-35 के आसपास रहेगा. तो क्योंकि ये यंग है, नॉट डोंट वांट टू एक्सपोज हिम टू द कंप्लीट मार्केट वोलेटिलिटी, और पैसे 5 या 7 साल में जरूरत भी है, तो आई थिंक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड अच्छा होगा. एक फंड में करेंगे काफी है, 25,000 रुपए उन्हें 2-3 फंड में करने की जरूरत नहीं है. कैनरा रिबेको का इक्विटी हाइब्रिड फंड इज अ गुड ऑप्शन, या मेरा इक्विटी हाइब्रिड फंड, इन दोनों में से कोई भी एक स्कीम चूज करके उन्हें पैसे लगा दें. ओके, सो इक्विटी हाइब्रिड फंड, अंकित, 2 नाम भी यहाँ पर आपको सुझाए हैं, पर आप अपना रिसर्च खुद भी करेंगे. ये बस सलाह है, आपको एडवाइस नहीं दे रहे हैं कि आप इसी में कीजिए, ये आपके ऊपर है आप कहाँ पर निवेश करें. मानक जी का सवाल लेती हूँ. मानक मुखर्जी, हाय मानक, आप हमारे शोज में जुड़ते रहते हैं, थैंक यू. इन्होंने बताया कि इनके फादर जस्ट रिटायर हुए हैं, ही हैज 1 crore, हाउ ही शुड इन्वेस्ट दिस मनी. इनके पिता को अभी इस पैसे की 10 साल तक कोई जरूरत नहीं होने वाली है. तो ये बहुत ही अच्छा सिचुएशन है कि आप रिटायर हो रहे हैं, और रिटायरमेंट कॉर्पस जो आपको मिला है वो आपको अगले 10 साल तक नहीं चाहिए, क्योंकि एक फेज प्रियंका आता है लाइफ का, जो आप आज जो आपकी कैश फ्लोज हैं वो आपको सफिशिएंट होगी, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से जो कैश फ्लोज आज हैं वो 10 साल बाद नहीं सफिशिएंट होगी. तो आज का जो कॉर्पस है वो आप अगर ऐसे लगा दें कि 10 साल बाद जब इंटरेस्ट रेट घट जाए या कैश फ्लो सफिशिएंट नहीं हो, इन पैसों का रिटर्न भी आपको मंथली इनकम के लिए काम आए. तो क्योंकि कॉर्पस बड़ा है, मैं 2 चीजें कहूंगा कि पहली बात, हम एक अप्रोच बता सकते हैं कि किस अप्रोच से आपको जाना है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद ये आपको बहुत जरूरी है कि आप
सिर्फ एक जेनरिक एडवाइस नहीं लें, एक स्पेसिफिक फाइनेंशियल प्लान बनाएं और किसी से मिलके बाकी सब पहलुओं को भी समझें। सो बेटर है कि आप एक डिटेल्ड फाइनेंशियल प्लान किसी प्लानर से मिलके करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। लेकिन एक जेनरिक अप्रोच में बता सकता हूँ, आप है ना बैलेंस एडवांटेज फंड या जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड कहते हैं, आप उसमें कर सकते हैं। उसमें इक्विटी और डेट का जो एलोकेशन होता है वो वेरी करता है डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन। जैसे उनकी अंडरलाइंग फिलोसफी होती है, जैसे एक फंड है आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड, वो प्राइस टू बुक रेशियो को देखते हुए इक्विटी में एलोकेशन करते हैं। तो वैसे ही अगर डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड की तरफ आप रुक करें तो लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और 10 साल तक बने रह सकते हैं। तो आपको इक्विटी एक्सपोजर वैल्यूएशन के बेसिस पे ऐसा नहीं होगा कि मार्केट इतना हाई है तो मैं आज कर रहा हूँ, वो इक्विटी एलोकेशन को वेरी करते रहेंगे। सो दैट इज द एसेट क्लास। लेकिन कितना, कैसा, क्या, वो आप किसी से मिल के करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अमाउंट बड़ी है और रिटायर्ड हो चुके हैं। तो इसमें कोई भी जेनरिक एडवाइस इज नॉट अ गुड आइडिया और रिस्क हम नहीं लेना चाहेंगे। इसीलिए हर्ष कह रहे हैं कि आप एक प्रोफेशनल की एडवाइस साथ में बैठ कर लीजिए, बहुत बड़ा अमाउंट है। एक सवाल और ले लेते हैं अतुल जी का। इनके पोर्टफोलियो में जो है, इनके पास है पीपीएफ, 12,500 रुपए पर मंथ ये पीपीएफ में डाल रहे हैं। एनपीएस टियर 1 में इनका निवेश है 14,000 रुपए का। निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 में 5,000 रुपए पर मंथ, यानी कि ये कर रहे हैं विद 20% इंक्रीमेंट पर ईयर। अच्छा, इसे पढ़ाते भी रहते हैं। फैंग इंडेक्स का फंड ऑफ फंड है इनके पास 5,000 रुपए। कैसा दिख रहा है इनका पोर्टफोलियो? कुछ चेंजेस करें या जैसा है वैसा ठीक लग रहा है आपको? नहीं, पीपीएफ में अमाउंट इस 1,50,000 के हिसाब से ये कर रहे हैं कि बस सालाना उसमें उतना चल जाए। एनपीएस रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, अगर जैसे हमने बताया कि इट्स अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट जिसमें आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में पैसे आते हैं। निफ्टी 50 नेक्स्ट 50 तो लार्ज कैप का अच्छा पोर्टफोलियो है, जिसमें आप 5-5 हजार रुपए करें, दैट्स फाइन। मुझे फैंग इंडेक्स जो है वो मुझे इतना पर्सनली पसंद नहीं है, बट अगर ये वो कॉन्सेंट्रेटेड 10 कंपनियों का एक पोर्टफोलियो चाहते हैं, इंटरनेशनल जो फंड है, ये अपनी कैटेगरी में अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। सिर्फ मुझे एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो इन इंटरनेशनल इक्विटी नहीं पसंद था। आई प्रिफर इंटरनेशनल इक्विटी में मैं S&P 500 इंडेक्स जो है या NASDAQ 100 है, मुझे वो ज्यादा पसंद है फ्रॉम अ डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर ये एक बदलाव या क्लीन अप करना चाहें तो ये NASDAQ 100 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल का NASDAQ 100 या कोटक NASDAQ 100 फंड है, उनमें शिफ्ट कर लें। लेकिन अगर इन्होंने फैंग कॉन्सेप्ट जो है, फैंग प्लस कॉन्सेप्ट समझ के किया है तो कंटिन्यू करें। अगर सिर्फ एक ट्रेंड को देखते हुए किया है तो आई थिंक इट्स बेटर टू मूव टू NASDAQ 100। ओके, सो अतुल, हमने एनपीएस में ना बहुत लंबी बात की है इसी वीडियो में, तो अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप सुन पाएंगे कि क्या है हर्ष जी का व्यू एनपीएस में, तो आप वो भी सुन लीजिए। मुझे लगता है वो आपके लिए फायदेमंद होगा। और इसी के साथ आप सबका थैंक यू जो हमारे साथ लाइव जुड़े थे। शिव, मैं आपका सवाल अब नहीं ले पाऊंगी, लेकिन फिर से हम लाएंगे हर्ष को। थैंक यू सो मच जो लोग लाइव जुड़े थे। एंड हर्ष, थैंक यू सो मच आने के लिए, और हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे थे उनके पोर्टफोलियो को एकदम तुरंत हैंड टू हैंड आपने उन्हें रिव्यू करके बताया। थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज सो मच प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू हर्ष। प्लेजर इज माइन प्रियंका, थैंक यू सो मच। चलिए, तो हर्ष को हम बाय बाय कह रहे हैं, और आप लोगों को बाय करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि प्लीज Money9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी मैं इस तरह के गेस्ट लाऊंगी तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि मैं लाइव आ रही हूँ। इसके लिए आपको बेल आइकॉन दबाना होगा और आपके पास लाइव नोटिफिकेशन आता रहेगा। अभी के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस इवनिंग। देखते रहिए Money9, क्योंकि हम रखेंगे आपके पैसों का ख्याल।